नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी और जेडीयू के बीच तेज हुए टकराव की, बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस के हमले की। देखेंगे बंगाल के हिंसा के पीछे किसकी थी साजिश, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपनी ही सरकार से क्यों हुए नाराज, जानेंगे मेहुल चौकसी को कहां किया गया गिरफ्तार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनडीए के एक और सहयोगी ने दिया झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले, एनडीए के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की करेंगे तैयारी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को दी चेतावनी। पूर्व पीएम बोली, अगर आप आग से खेलेंगे तो ये आपको भी जला देगी। यूनुस पर बांग्लादेश का इतिहास मिटाने का लगाया आरोप। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अस्तित्व पर मंडराया संकट। अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सभी समितियों समेत पार्टी की सभी इकाइयों को किया भंग। वक्फ कानून में खास धर्म को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस समय एनडीए के अंदर सीट बंटवारा पहले ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी तो अब खुलकर अमित शाह पर ही हमले कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें शाह ने धोखा दिया था। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसके बाद बिहार एनडीए में टूट तय हो गई है। जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जेडीयू बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान ने सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि इस बार बिहार चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पताका लहराई जाएगी। जिस वक्त हरियाणा के सीएम ने ये बात कही, उस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सैनी के इस बयान ने एक बार फिर जेडीयू में खलबली मचा दी। इसके तुरंत बाद जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिनका नाम लेकर सैनी जी ये बात कह रहे हैं कि वो खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सामने आई। झा ने कहा कि नीतीश कुमार तो दिल्ली को पहले भी चौंकाते रहे हैं और 2025 में एक बार फिर से चौंकाने की तैयारी में है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए ने जल्दी ही सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो गठबंधन मुश्किल में पड़ सकता है। यानी साफ है कि नायब सिंह सैनी के बयान के बाद और जिस तरह की प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आई है, उससे साफ है कि बिहार में एनडीए की टूट तय हो गई है। नायब सैनी के बयान के बाद जेडीयू में गुस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जेडीयू की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को अम्बेडकर विरोधी बताया है, तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को अम्बेडकर का शत्रु बताया है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सिर्फ नाम लेती है। खड़गे ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ, इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में बाबा साहेब को हराने के लिए विनायक दामोदर सावरकर और कम्युनिस्ट नेता ऐसे डांगे जिम्मेदार थे। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने संविधान की प्रति चलाई, उनके चेले आज सत्ता में बैठे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाए जाने को लेकर पलटवार किया और कहा कि बाबा साहेब को चुनाव में हराने के लिए बीजेपी के वैचारिक पूर्वज जिम्मेदार थे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, जबकि सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बीजेपी जनता को गुमराह ना करे, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। इस दौरान खड़गे ने जाति जनगणना की जरूरत पर भी जोर दिया और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की। साफ है, अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर बुरी तरह से घिर गई है। संघ और बीजेपी पर खड़गे ने तीखा हमला किया है। बीजेपी को दलित विरोधी बताया, तो टीएमसी ने बीजेपी को शांति का विरोधी बताया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे टीएमसी ने बीजेपी की साजिश बताई है, तो क्या कहा है टीएमसी नेताओं ने, देखेंगे रिपोर्ट में। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में काफी हिंसा हुई, जिसके बाद राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा
कि हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। बीएसएफ की मदद से पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश है ताकि बीजेपी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाकों में घुसे, अराजकता फैलाई और बीएसएफ ने उन्हें वापस जाने के लिए मदद की। ये इनपुट सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आगे कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इंटरनेट पर हिंसा और आगजनी की फर्जी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही है। सागरिका ने एक्स पर बीजेपी की राज्य इकाई की तरफ से जारी एक पोस्ट को शेयर किया, जिसमें पश्चिम बंगाल में 9 हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा दर्शाती तस्वीरें हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। सागरिका ने दावा किया कि ये बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण और उकसावे की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इससे पहले बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बंगाल में हिंसा के पीछे किसकी साजिश है, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सवालों में है। वैसे सवाल बीजेपी पर उसके सहयोगी भी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल दल ही नाराज दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर सामने आई है, तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तमाम राजनीतिक दलों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। और क्योंकि संविधान का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है, ऐसे में बीजेपी ने भी इस मौके को खूब भुनाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के आरोपों से बचने की कोशिश में बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही नाराज कर दिया। महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों नेताओं ने शिरकत की। राज्य शिष्टाचार के मुताबिक मुख्यमंत्री से पहले उप मुख्यमंत्री का भाषण तय था, लेकिन ऐन मौके पर उनके भाषण को कार्यक्रम से हटा दिया गया और सीधे फडणवीस का भाषण हो गया। इससे दोनों नेताओं में नाराजगी की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से सवाल भी किया कि भाषण के दौरान उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि आपका नाम लिस्ट में था ही नहीं। जिसके बाद शिंदे ने कार्यक्रम की लिस्ट की एक कॉपी दिखाई तो उन्हें बताया गया कि ये बीती रात ही बदली जा चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अधिकारी ने ही शिंदे से सवाल कर दिया कि क्या आपको ये नहीं बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम का शेड्यूल बदलने वाले अधिकारी की जांच की जा रही है। वहीं अजित पवार कार्यक्रम खत्म होते ही वहां से चले गए। यानी अब तक तो शिंदे की ही फडणवीस से नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब दोनों ही डिप्टी सीएम नाराज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। शिंदे की नाराजगी तो पहले से ही चली आ रही है और अब वो खुलकर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। तो वहीं सवाल मोदी सरकार से भी हो रहे हैं कि क्या वो मेहुल चौकसी को भारत ला पाएगी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय राज्य कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की कूटनीति का कमाल बताया है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने इस गिरफ्तारी को मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा बताया। मेघवाल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल विदेश नीति और कूटनीति का परिणाम है। हमारी सरकार ने तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी हासिल की और अब चौकसी को भी वापस लाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। हालांकि चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि उनके मुवक्किल का प्रत्यर्पण आसान नहीं होगा, क्योंकि संजय भंडारी मामले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया था। चौकसी के वकील ने कहा कि अगर वे यानी चौकसी यहाँ आते हैं तो राजनीतिक और मीडिया के दबाव के कारण उनका मानना है कि निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अपने मुवक्किल का चट्टान की तरह बचाव करेंगे। बता दें कि हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम गया था, जिसके बाद से वो वहीं था। भारत छोड़ने के बाद से वो 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इस मामले में नीरव मोदी के अलावा उसकी पत्नी एमी, उसका भाई निशाल भी आरोपी है। चौकसी के अलावा नीरव मोदी भी भाग चुका है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने सालों में चौकसी की गिरफ्तारी मोदी सरकार क्यों नहीं करवा सकी और अब इस गिरफ्तारी का श्रेय बीजेपी नेता मोदी को दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब चुनाव से पहले की तैयारी है।
यानी बीजेपी की पोल खुल चुकी है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं, तो सवाल बिहार चुनाव को लेकर भी उठ रहे हैं। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव है और चुनाव को लेकर महागठबंधन का बड़ा प्लान सामने आ रहा है। 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें महागठबंधन की पूरी रणनीति साफ हो जाएगी। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान में अभी काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से दिग्गजों को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतार दिया है। चुनाव को लेकर अब 15 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। इसके अलावा सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों पार्टियों में सीएम फेस और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। महागठबंधन ने साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा। एक तरफ जहां 15 अप्रैल को आरजेडी और कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है, तो वहीं 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार में कांग्रेस अपनी रणनीति पर ध्यान दे रही है। बिहार कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए आलाकमान ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को नया अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू को नया प्रभारी बनाया है। कांग्रेस ने हाल ही में कन्हैया कुमार के चेहरे को आगे कर रोजगार दो यात्रा निकाली। पार्टी चुनाव से पहले दलित अल्पसंख्यक वोटर्स पर फोकस कर रही है। इसके अलावा पार्टी युवाओं को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसे में एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में सीट बंटवारे से लेकर सीएम उम्मीदवारी तक सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में इस बार महागठबंधन मजबूत हालत में दिख रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार भी चिंतित है। तो उनकी इस चिंता को सऊदी अरब ने भी बढ़ा दिया है। हज को लेकर भारतीयों का कोटा 80% कम कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के बाद भारत के एक और मित्र देश ने करारा झटका दे दिया है। भारतीय हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब सरकार के एक फैसले ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। भारत के प्राइवेट हज कोटे में से 80% की कटौती की गई है, जिसके बाद से मोदी सरकार घिर गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी तो दावा करती है कि अमेरिका और सऊदी अरब से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये मित्र देश है, तो फिर दोनों ही देश भारत को एक के बाद एक झटके क्यों दे रहे हैं? यानी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से तुरंत इस मामले में सऊदी अरब सरकार से बात करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सऊदी अरब सरकार के फैसले ने टूर ऑपरेटर्स को परेशान कर दिया है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एस जयशंकर से इसका समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसका समाधान निकालने के लिए तुरंत कोशिश करनी चाहिए, ताकि हजारों यात्रियों की परेशानी दूर हो। मीना मक्का के पास एक टेंट सिटी है, जहां हज के दौरान यात्री 4 दिन के लिए रुकते हैं और हज से जुड़े कुछ रीति रिवाज किए जाते हैं। सऊदी अरब ने मीना के जोन 1 और जोन 2 को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए रद्द कर दिया है, जबकि 3, 4 और 5 के लिए भी पेमेंट बंद कर दी गई है। पहले ये जोन भारत के 26 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अलॉट होते थे, जिसके तहत 52,000 यात्रियों को यहाँ आना था। अब सऊदी अरब के इस फैसले को भारत के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पहले दोनों धर्मों के लोग मिलकर किसी भी त्योहार को एक साथ खुशी से मनाते थे, चाहे वो किसी का भी त्योहार हो। आप समझ गए होंगे मैं किन 2 धर्मों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के दौर में ज़माना एकदम बदल गया है। ये नया इंडिया भी तो है। इसमें आप जब भी कोई त्यौहार एक धर्म मनाता है तो वो दूसरे को खुशी से शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसको चिढ़ाने के लिए मनाता है। दुख की बात यह है कि ऐसे दौर में ऐसे चाहने वाले लोगों की संख्या, जो इस तरह की गंदी सोच रखना चाहते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।